सोनी जापान की वो कंपनी है जिसको हम लोग अच्छे से जानते हैं। ये सिर्फ हमारे बचपन से ही हमारे साथ नहीं बल्कि अपने वालिदैन से पूछेंगे तो वो भी आपको सोनी के बारे में बता पाएंगे। लेकिन सोनी की हिस्ट्री क्या है, सोनी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे इतनी बड़ी जाइंट कंपनी बनकर उभरी, आज हम जानेंगे। दिस इज गौहर रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। वर्ल्ड वॉर टू अपने इख्तिताम पर थी और B-2 बॉम्बर्स जापान पर गोला बारूद बरसा रहे थे। जापान की मिलिट्री पैनिक मोड में थी और बहुत सी मिलिट्री मीटिंग्स हो रही थी। इन्हीं मीटिंग्स के दौरान दो लोगों की मुलाकात हुई, मसारू इबुका जो कि जापान की नेवी के लेफ्टिनेंट थे और आकियो मोरिता जो कि वेपन रिसर्चर थे। यहाँ इन दोनों की जान पहचान बढ़ गई और कुछ ही अरसे बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और ये दोनों शख्स अपनी जॉब से हाथ धो बैठे। मसारू ने एक रेडियो की कंपनी में जॉब स्टार्ट कर ली और एक साल बाद उन्होंने आकियो और दूसरे दोस्तों को कन्विंस किया कि उन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए है। उन्होंने कुछ पैसा उधार लिया और एक कंपनी बनाई जिसका नाम था टोक्यो टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, शॉर्ट में टोत्सुको। हाउएवर ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के नाम से स्टार्ट तो हुई, लेकिन वो टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट नहीं बना सकते थे क्योंकि ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट था और ना ही प्रोडक्शन का। तो उन्होंने 1946 में इलेक्ट्रिक राइस कुकर बनाया। ये राइस कुकर इतना खास नहीं चला, लेकिन सिर्फ 3 साल की मेहनत के बाद तोत्सुको ने यूएसए से इंपोर्ट किया गया टेप रिकॉर्डर मार्केट करना शुरू किया जापान में। ये टेप रिकॉर्डर बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी थी तो थोड़ा सा चली और सिर्फ एक साल बाद उन्होंने उसका मॉडिफाइड वर्जन जी टाइप टेप रिकॉर्डर बना लिया। सेल्स स्लो थी क्योंकि जापान की इकोनॉमी डाउन थी, लेकिन रिकवर हो रही थी। 1992 में मसारू को एक बहुत ही कमाल की चीज मिली, ट्रांजिस्टर। नाउ मैं ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये बताता चलूं कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उन सब में ट्रांजिस्टर यूज होता है। भले वो एक कैलकुलेटर हो, रेडियो हो, मोबाइल फोन हो या आपका कंप्यूटर, लेकिन उस वक्त ट्रांजिस्टर इतने बड़े हुआ करते थे और इन लोगों को जो न्यू ट्रांजिस्टर मिले थे वो थे बहुत छोटे। ये पुराने वैक्यूम ट्यूब से बेहतर थे और हीट भी जनरेट नहीं करते थे और इलेक्ट्रिसिटी भी कम खर्च करते थे। मसारू को अंदाजा हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक की हर प्रोडक्ट इस छोटी सी चीज पर डिपेंड करती है और मेरे पास दुनिया के सबसे छोटे ट्रांजिस्टर मिल रहे हैं, तो उन्हें इसमें एक बहुत पोटेंशियल नजर आया। तो पहले तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का लाइसेंस परचेज किया और 1955 में उन्होंने उसी टेक्नोलॉजी की बेस पर ट्रांजिस्टर रेडियो TR-55 बना दिया। ये रेडियो बहुत ही बड़ी कामयाबी थी। ये उस वक्त के रेडियो से बहुत ही छोटा था और बेहतर था। यही नहीं, इन लोगों ने ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी को भी बेहतर किया, जिससे इस कंपनी के बनाए हुए ट्रांजिस्टर दूसरी कंपनी के बनाए हुए ट्रांजिस्टर से कहीं बेहतर थे। यानी कि फ्यूचर की इलेक्ट्रॉनिक्स की एक अहम कुंजी मसारू के हाथ लग गई थी। इस वजह से उन्होंने फैसला किया कि हम अपनी प्रोडक्ट्स सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी बेचेंगे और अमेरिका इसके लिए सही मार्केट थी। अमेरिकियों को बेचने के लिए टोत्सुको को टोत्सुको नहीं चाहिए थी। जापान की हद तक तो ठीक था, लेकिन अमेरिकन कस्टमर्स के लिए यह नाम बहुत ही अजीब होता। तो उन्होंने एक न्यू ब्रांड बनाने का सोचा। साउंड को लातीनी जबान में सोनस कहते हैं और वहीं से आया एक न्यू ब्रांड, सोनी। इस रेडियो ने तो अमेरिका में धूम मचा दी। सोनी ने इसे ही देखते हुए 1960 में पहला ट्रांजिस्टर टीवी बनाया, टीवी 8301। उसके बाद सोनी ने कलर टीवीज बनाए। इसी टेक्नोलॉजी को बेहतर करते हुए सोनी ने 1968 में ट्रिनिट्रॉन टीवी बनाया। ज्यादातर हमारे माँ बाप इसी टीवी के साथ बड़े हुए हैं। 1970 में VCR यानी कि वीडियो कैसेट रिकॉर्डर लोगों में बहुत पॉपुलर हो रहा था और सोनी इस मामले में भी इन्वॉल्व होना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि कैसेट के फॉर्मेट बहुत सारे थे। आई मीन टू से कि VCR में सिर्फ एक ही टाइप की कैसेट डलती थी और मार्केट में बहुत सी टाइप के कैसेट्स मौजूद थी। यानी कि एक खास कंपनी के VCR एक खास कंपनी की कैसेट ही चला सकता था। तो सोनी ने पहले पार्टनरशिप की एक कंपनी के साथ जिसका नाम था मात्सुशिता इलेक्ट्रिक। ये कंपनी बाद में पैनासोनिक बनी। एनीवेज, सोनी ने मात्सुशिता के साथ मिलकर एक वीडियो कैसेट फॉर्मेट बनाया जो कि अच्छा खासा एक्सपेंसिव था फॉर कॉमन यूज और VCR कंपनीज ने इस कैसेट फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं किया। मात्सुशिता के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया इसी वजह से और फिर सोनी ने अपना खुद का फॉर्मेट तैयार किया 1975 में जिसका नाम था बेटामैक्स। ये थोड़ा एक्सपेंसिव था लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी थी
और ये कैसेट 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड कर सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ मात्सुशितो ने 1 साल के बाद अपना फॉर्मेट निकाला जिसको उन्होंने VHS का नाम दिया। हाउएवर बेटामैक्स अच्छा खासा बेहतर था VHS से, लेकिन मात्सुशिता ने दूसरी बड़ी कंपनी जैसे कि JVC, हिटाची, शार्प एंड मित्सुबिशी को कन्विंस किया कि मात्सुशिता के बनाए गए फॉर्मेट को यूज किया जाए, ना कि सोनी के। हाउएवर सोनी की बेटामैक्स अच्छा फॉर्मेट था, लेकिन जब इंडस्ट्री आपकी प्रोडक्ट को यूज करने को तैयार ही ना हो तो फिर सोनी को हार मानी पड़ी और फिर सोनी ने भी VHS फॉर्मेट प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए और VHS मशीन्स भी। सोनी ने 1979 में अपनी सबसे आइकॉनिक प्रोडक्ट लॉन्च की, सोनी वॉकमैन। सोनी वॉकमैन ने तो इनकलाब बर्पा कर दिया इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। लोग अब घरों से बाहर बहुत ही आसानी के साथ म्यूजिक को एंजॉय कर सकते थे। ये प्रोडक्ट बहुत बड़ी हिट थी। ये प्रोडक्ट इतनी पॉपुलर हुई कि सोनी ने 38 करोड़ वॉकमैन बेचे और उसी साल सोनी ने फिलिप्स कंपनी के साथ पार्टनरशिपिंग की। फिलिप्स उस वक्त ऑप्टिकल डिस्क पर काम कर रहा था। सोनी एंड फिलिप्स ने मिलकर कॉम्पैक्ट डिस्क को प्रोड्यूस किया। जी, वही सीडी जो कि आप यूजुअली अपने कंप्यूटर्स में यूज करते हैं। नाउ सोनी के पास फॉर्मेट मौजूद था और 1982 में ही सोनी ने अपना पहला सीडी प्लेयर भी मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब आप म्यूजिक डिजिटली भी सुन सकते थे क्योंकि कैसेट रिकॉर्डिंग तो एनालॉग थी। सोनी अब फियरलेस हुआ, एक से एक अच्छी प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहा था और लोग खरीदने को तैयार थे। सोनी ने अपने कैमकॉर्डर्स भी मार्केट में लॉन्च कर दिए। 1985 में ये बहुत हल्के, निहायत ही पोर्टेबल कैमकॉर्डर्स थे जिनको बहुत ही अप्रिशिएट किया गया। सोनी जो कि ऑलरेडी म्यूजिक प्रोडक्ट्स बना रहा था ने CBS रिकॉर्ड्स खरीद लिया 1987 में। ये कंपनी म्यूजिक के कॉपीराइट्स रखती थी और इस तरह सोनी को दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक लाइब्रेरी भी मिल गई जिसको वो बेच सकता था। और सिर्फ 2 साल बाद ही सोनी कंपनी फिल्म इंडस्ट्री में भी कूद गई। उन्होंने $3.5 बिलियन में कोलंबिया पिक्चर्स खरीद ली कोका कोला से। सोनी कंपनी गेमिंग कंसोल में भी घुसना चाहती थी। उन्होंने निंटेंडो के साथ पार्टनरशिप की, लेकिन वो खास इतनी आगे नहीं जा सकी और हमेशा की तरह सोनी ने यह काम भी खुद करने का फैसला किया। 1994 में सोनी ने अपना पहला प्ले स्टेशन लॉन्च किया। ये एक मास्टरपीस था, सोनी की एक और आइकॉनिक प्रोडक्ट सोनी वॉकमैन के बाद। ये बहुत 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 ही बड़ी हिट थी। ये इतनी बड़ी सक्सेस थी कि हर गेम डेवलपर चाहता था कि वो अपना गेम प्ले स्टेशन कंपैटिबल बनाए और इसी वजह से हमें आज तक के बेहतरीन गेम्स प्ले स्टेशन पर ही मिलते हैं, जैसे कि मेटल गियर सॉलिड एंड रेजिडेंट इविल। ये मशीन इतनी कमाल की थी कि ये सेम मशीन 11 साल तक प्रोडक्शन में रही। सोनी ने 10 करोड़ प्ले स्टेशन बेचे। सोनी कमाल पर कमाल कर रहा था। उन्होंने अपने फ्लैट स्क्रीन्स लॉन्च किए। 1997 में सोनी ने वायो के नाम से अपने लैपटॉप की सीरीज भी लॉन्च कर दी। साल 2000 में सोनी ने प्लेस्टेशन 2 रिलीज किया, जो कि आज तक का सबसे ज्यादा पसंदीदा कंसोल गेमिंग मशीन है। सोनी ने तकरीबन 16 करोड़ यूनिट बेचे प्लेस्टेशन 2 के। सिर्फ 1 साल बाद ही उन्होंने एरिक्सन कंपनी का मोबाइल डिवीजन खरीद लिया और मोबाइल इंडस्ट्री में भी कूद गया और हमें मिले सोनी एरिक्सन मोबाइल्स। उसके बाद उन्होंने 2004 में मेट्रो गोल्डविन मेयर भी खरीद लिया। फिर प्लेस्टेशन 3 रिलीज हुआ 2006 में। हाउएवर ये इतनी बड़ी हिट नहीं थी कंपेयर टू प्लेस्टेशन 2, लेकिन सोनी तकरीबन 8 करोड़ यूनिट बेच पाया। लेकिन इतनी सारी इंडस्ट्री में इस तरह ऑपरेट करने से जहाज इतना हैवी और बड़ा हो गया कि उसको स्टीयर करना बहुत ही मुश्किल हो गया। सोनी अब सिर्फ एक फील्ड में अच्छा नहीं था, बल्कि वो एक जैक ऑफ ऑल टाइप की कंपनी बन गई थी। हाउएवर स्टिल सोनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन जब आपके सामने इतने सारे बिजनेस हों तो उनमें रिएक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, स्पेशली जहां बहुत स्पेशलाइज्ड कंपनी आपके कंपटीशन में खड़ी हों। सोनी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया था कि उसके हर फील्ड में उसे मेहनत की जरूरत थी, क्योंकि कंपटीशन निहायत ही टफ हो रहा था। सोनी के मोबाइल डिवीजन की कंपटीशन में एप्पल, सैमसंग, LG एंड गूगल जैसी बड़े जायंट्स मौजूद थे। सोनी के स्मार्टफोन मार्केट शेयर 1% तक गिर गया था। वार्नर ब्रदर्स एंड यूनिवर्सल पिक्चर भी कोलंबिया पिक्चर्स एंड मेट्रो गोल्डविन मेयर से आगे निकल रहे थे। उनके स्मार्ट टीवी दूसरे कंपैटिटर से बहुत ही कम स्मार्ट थे, लेकिन स्टिल सोनी के प्लेस्टेशन 4 ने अच्छा परफॉर्म किया। तकरीबन 5.5 करोड़ यूनिट बिके 2007 के स्टैट्स तक।
सोनी को अब बहुत कुछ करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डोमिनेट इन द मार्केट अगेन। वर्चुअल रियलिटी एक बहुत ही अच्छी फील्ड है जो कि फिलहाल अच्छी खासी अनसैचुरेटेड है, लेकिन बहुत न्यू फील्ड भी है। उन्होंने प्लेस्टेशन VR से अच्छा स्टार्ट किया है। एंड दैट्स इट। लेट मी नो कि क्या आपको लगता है कि सोनी वापस आ पाएगा और मार्केट को डोमिनेट कर पाएगा? मुझे कमेंट में जरूर बताएं और मेरी सैमसंग, यूनिलीवर और नोकिया पर वीडियो देखना ना भूलें। YouTube पर मुझे जरूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo, and I will see you in the next video.